साथियों नमस्कार। पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है नवाज शरीफ की शराफत या उनकी आफत से जुड़ा हुआ है। यानी पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने जो है, आपको मालूम होगा कि कुछ समय पहले उन्होंने एक बयान दिया था। और उनका यह बयान जो था 25 साल के बाद उन्होंने माना कि उनके देश ने 21 फरवरी 1999 की जो है लाहौर घोषणा पत्र का उल्लंघन किया था। और उसके बारे में मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ। साथियों, वैसे पाकिस्तान के लिए यह कोई नई बात नहीं है। और जुलाई 1972 का अगर हम शिमला समझौता देखें तो उसकी धज्जियां जो है पाकिस्तान के तत्कालीन शासक जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसी जुलाई महीने में ही उड़ानी शुरू कर दी थी। यानी उसका जो है एक प्रकार से अनादर करना उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान की इस स्वीकारोक्ति से अभी जहां भारत में कारगिल युद्ध में शहीद जो हुए निर्दोष भारतीय सैनिक, उनकी याद पुनः ताज़ा हो गई। और वहीं उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज आए और वास्तव में भारत के साथ संबंध सुधार की दिशा में सही भावना से आगे बढ़े, तो यह दोनों देशों के लिए अच्छी बात है। और थोड़ी उम्मीद इस वजह से भी बनती है कि फिलहाल पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ के भाई जो हैं शहबाज शरीफ, गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री हैं। और साथ ही नवाज सत्तारूढ़ दल पीएमएलएन के अध्यक्ष भी चुने गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की कथनी और करनी के बीच जो अंतर है उस पर हमें बराबर नज़र भी रखनी होगी। साथियों, वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की तो उस समय अपनी पड़ोसी प्रथम नीति को और व्यापक रूप देने का प्रयास करते हुए सभी पड़ोसी देशों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था। उनकी इस पहल का उनके जो धुर आलोचक हैं उन्होंने भी स्वागत किया था। और पाकिस्तान ने प्रारंभ में काफ़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, जो अभी कह रहे हैं कि हमने ये उल्लंघन किया है, वह इस समारोह में शामिल हुए थे और दोनों नेताओं के बीच जो है वार्ता आरंभ करने पर सहमति बनी थी। साथियों, यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले यह उल्लेख करना उचित समझता हूँ कि मेरी भारत की पड़ोसी प्रथम नीति पुस्तक उपलब्ध है बाजार में। और उसमें मैंने पाकिस्तान की वस्तुस्थिति के बारे में सविस्तार से उल्लेख किया है। पुस्तक का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहा हूँ। यदि आपको समय मिले, अध्ययन करना चाहें तो अवश्य करें, लाभान्वित होंगे ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा के बाद जो है अगस्त 2014 में विदेश सचिव स्तर की वार्ता आयोजित करने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी, लेकिन वह रद्द कर दी गई क्योंकि वार्ता से पहले पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा नई दिल्ली में अलगाववादी हुर्रियत से वार्ता करने की मांग जो है भारत ने अस्वीकार कर दी थी। उसके बाद जुलाई 2015 में उफा, रूस में दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। दिसंबर 2015 में विदेश मंत्री की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान व्यापक द्विपक्षीय वार्ता, कम्प्रेहेंसिव बायलैटरल डायलॉग का जो है प्रस्ताव रखा गया। लेकिन इन पहलकदमियों का जवाब पाकिस्तान ने सीमा पार से आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देकर किया, और जो आज भी जारी है। जनवरी 2016 के पठानकोट, सितंबर 2016 के उरी हमले के साथ ही जो फरवरी 2019 के पुलवामा हमले को हम कैसे भूल सकते हैं। जबकि पाकिस्तान भारत ने जो है पाकिस्तान की काली करतूतों के जवाब में उसके आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसको उचित जवाब दिया और वहाँ उन आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और इन घटनाओं के बाद दोनों देशों के राजनयिक संबंध जो है बेहद खराब दौर में पहुंच गए थे, और जिसके बाद दोनों देशों ने अपने मिशनों का स्तर तक कम कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि 5 अगस्त 2019 को भारत द्वारा जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई,
तो राज्य के पुनर्गठन के बाद जो है पाकिस्तान फिर बौखला गया। पाकिस्तान ने 7 अगस्त 2019 को भारत के साथ एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड करने, द्विपक्षीय प्रबंधों की एक तरफा समीक्षा करने के साथ ही द्विपक्षीय व्यापार जो है निलंबित करने की घोषणा की। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच की सभी बस तथा रेल सेवाओं को भी निलंबित कर दिया। ऐसे एक पक्षीय उपायों को अपनाकर जो है पाकिस्तान द्वारा विश्व के समक्ष द्विपक्षीय संबंधों की गलत तस्वीर पेश करने का जो है भारत ने विरोध किया। और ये कहना न होगा कि इस घोषणा से उसे ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और भारत में उसका निर्यात जो है बहुत नीचे आ गया है। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब भारत द्वारा पुलवामा हमले के ही दिन यानी 16 फरवरी 2019 को पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन एफ एन का जो है दर्जा छीन लिया था। इससे पहले भी दोनों देश 1948, 1965 और 1971 युद्ध लड़ चुके हैं। साथियों, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी के संबंध बनाना चाहता है और 1972 के शिमला समझौते एवं 1999 के लाहौर घोषणा पत्र के अनुसार सभी बकाया मुद्दों का समाधान बिना किसी तीसरे पक्ष के द्विपक्षीय आधार पर और शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता है। भारत का स्पष्ट मत है कि किसी भी वार्ता के सार्थक परिणाम तभी निकल सकते हैं जबकि ऐसी वार्ता जो है आतंकवाद है, दुश्मनी है तथा हिंसा के माहौल से बाहर निकलकर एक स्वस्थ वातावरण में की जाए। और ऐसा वातावरण बनाने की जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान पर, पूर्ण रूप से जो है पाकिस्तान पर है। बहरहाल आर्थिक व राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में घिरा पाकिस्तान जो है नवाज शरीफ की हालिया टिप्पणी से दोनों देशों के संबंधों में सुधार के लिए एक नई खिड़की तो खोलती है और निश्चित रूप से वक्त का तकाजा भी है कि ऐतिहासिक कटुताओं को पीछे रखकर कूटनीतिक रणनीतियों पर नए सिरे से विचार किया जाए। और यह भी जरूरी है कि बातचीत के लिए नए रास्ते तलाशने हेतु इस मौके को अवसर में बदला जाए। लेकिन यहाँ हम यह नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकारें तो दोनों देशों के बेहतर संबंध बनाने के लिए प्रयत्नशील तो रहती हैं, लेकिन ऐसी कोशिशों को पलीता लगाने का काम जो है वहाँ पर पाक सेना करती है। यह तथ्य भी किसी से छिपा नहीं है कि भारत पर हुए तमाम आतंकवादी हमले बिना पाक सेना की ट्रेनिंग व मदद के संभव नहीं थे। आतंकवादियों को मिला परंपरागत सेना जैसा प्रशिक्षण ही भारतीय सेना व सुरक्षा बलों के लिए मुश्किलें पैदा करता रहा है। हाल फिलहाल भी सेना पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की सियासत को नियंत्रित करती रही है। हालांकि भारत ने वर्ष 2014 के बाद से अपनी भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी पाक से संबंध सुधारने के प्रयास किए थे, लेकिन पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर की निरंतर चल रही आतंकवादी गतिविधियों की वजह से दोनों देशों के संबंध आज तक सामान्य नहीं बन पाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पर चीन का भारी प्रभाव है और इसको हम चीनी फैक्टर कह सकते हैं पाकिस्तान के संदर्भ में। दरअसल पाकिस्तान आज इस कदर कर्ज के जाल में फंसा है कि वहाँ की सरकार ने कुछ को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान तैयार किया है। अपनी पहली सरकार के दौरान भी शहबाज शरीफ जो है एयरपोर्ट, बंदरगाह और ऐतिहासिक होटल को लेकर ऐसे कदम उठा चुके हैं। वर्ष 2023 में पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट होने के खतरे से बचने के लिए पैसे जुटाने के लिए न्यूयॉर्क स्थित अपने मशहूर रूजवेल्ट होटल को 3 साल के लिए किराए पर दे दिया है और पाकिस्तान की ये डील जो है करीब $220 मिलियन की बताई जाती है। इसके बाद 2023 में उसने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी ठेके पर देने का फैसला किया और यही नहीं, अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को लेकर यूएई के साथ एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है जो 50 साल का है। अब अपने 2024-29 के रोड मैप में पाकिस्तान का इरादा जो है
सामरिक रूप से महत्वपूर्ण उद्यमों को छोड़कर सभी राज्य के स्वामित्व में आने वाले उद्यमों का प्राइवेटाइजेशन करना है, निजीकरण करना है, और जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण भी शामिल है। इस प्रकार निरंतर घटते विदेशी मुद्रा भंडार जो है, पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए रह गया है, और पाकिस्तान के पास सरकारी कंपनियों को बेचने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रह गया है ऐसी स्थिति में, जबकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार बराबर गिर रहा है। इसलिए जब पाकिस्तान आतंकवादियों पर सख्त नियंत्रण स्थापित करते हुए उन्हें अपने देश में ही कुचलने या कहें कि नेस्तनाबूद करने का प्रयास न करे, भारत पाकिस्तान के संबंध वापस पटरी पर नहीं आ सकते। असल में पाकिस्तान में सत्ता के विभिन्न केंद्र हैं, मसलन वहाँ पर सेना है, आईएसआई है, कट्टरवादी ताकतें हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हमेशा न केवल कमजोर करती रही हैं, बल्कि जब भी पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ वार्ता की पेशकश की जाती है तो ये ताकतें सामने आ जाती हैं और रोड़ा बनती हैं। इसलिए पाकिस्तान को सबसे पहले इन शक्ति केंद्रों से अपने को अलग रखना होगा, और हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि देश में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार स्वयं अपने स्तर पर निर्णय ले, अपना भला बुरा सोचे, आतंकवादियों का समूल नाश करे, और उसके बाद भारत के साथ दोस्ती के लिए जो है आगे आए और मेज पर बैठे, तो तभी आशा की खिड़की जो है खुल सकती है और दोनों देशों के संबंध जो हैं वापस पटरी पर लौट सकते हैं, और यह दोनों देशों के हित में भी होगा। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। अपनी टिप्पणी अवश्य दें, जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया कि पसंद नापसंद जो भी आप देना चाहें अवश्य दें। तो पुनः आपके से मिलता हूँ किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।